Hello students, once again welcome back to YouTube channel of Winsome International School. I am Shalini Dhiman and today we are again back with the second chapter of class 10th science, that is acid, bases and salts. तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में. सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. सो आज हम करेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं. डिटेल में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे एसिड्स की, और हमारे जो एसिड्स हैं वो कितनी टाइप में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. बेसिकली जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने इंडिकेटर्स की हेल्प से ये जाना था कि एसिड किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं. तो आज के इस टॉपिक में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द एसिड्स. अब बेसिकली एसिड्स क्या हैं, अलग अलग हमारे पास थियरीज हैं जो एसिड को डिफाइन करती हैं. तो सबसे पहले हम उन थियरीज को देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अबाउट द अर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड्स. तो अर्हेनियस थियरी ये कहती है कि कौन है एसिड. इट स्टेट्स दैट एन एसिड जनरेट्स H पॉजिटिव आयंस इन अ सॉल्यूशन. जिसके पास टेंडेंसी है कि वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर सके वो हमारा क्या है, वो है हमारा एसिड. ये है हमारी अर्हेनियस थ्योरी कि जो कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड क्या फॉर्म कर सके, H पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सके, वो हमारा क्या है, एसिड है. राइट नाउ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या कहती है, इट डिफाइंस एन एसिड एज अ प्रोटोन डोनर. तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हाट इज प्रोटोन, बेसिकली H पॉजिटिव है ना. तो ये कहता है कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी है वो ये कहती है कि जो कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड क्या डोनेट कर सके, प्रोटोन डोनेट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिड ही कहते हैं. राइट. एंड द थर्ड वन इज लुईस डेफिनेशन ऑफ एसिड. तो लुईस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज समथिंग दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, तो एसिड्स क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. वैसे भी जो लुईस रिप्रेजेंटेशन है इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो लुईस के अकॉर्डिंग जो हमारा केमिकल कंपाउंड क्या एक्सेप्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, उसके पास टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. राइट. अब ये तो है हमारी बेसिक सी थियरीज, जो तीन हमारी अलग अलग थियरीज हैं एसिड्स को लेके. अगर बहुत ही जर्नल टर्म में हमें बात करनी हो, थ्योरेटिकल टर्म में ना जाना और बहुत ही सिंपली एक लेमैन लैंग्वेज में हमें किसी को समझाना हो कि एसिड है क्या, कौन सी चीज है जिसको हम एसिड कह सकते हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या प्रोटोन जनरेटर या प्रोटोन डोनर की टर्म में बात ना करनी हो, तो बहुत ही सिंपल पहचान है, बहुत ही सिंपल सा एक इसका लॉजिक है कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सॉर टेस्ट. कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका टेस्ट कैसा होगा, सॉर होगा, खट्टापन, जिसके अंदर क्या है, थोड़ी खटास है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. ठीक है. अब ये तो एक बात हो गई कि उसके टेस्ट की बात हो गई कि कोई भी चीज जिस पे कोई थोड़ी सी भी अगर खटास होगी, खट्टापन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा. राइट. दूसरा, लास्ट सेशन में हमने पीएच मीटर की बात की है, पीएच वैल्यू की बात की थी, पीएच स्केल की बात की थी. तो उसमें हमने देखा था, हमने पीएच स्केल बनाया था 0 से लेके 14 तक, और उसमें हमने कहा था कि जिसका भी पीएच अगर 7 से नीचे है तो वो कहाँ लाई करता है, वो सारे क्या है, एसिड हैं. और जिनका 7 से लेके 14 है वो क्या है, हमारे बेस हैं. तो एक तो पॉइंट क्या हो गया कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सॉर टेस्ट. राइट. और दूसरा क्या हो गया कि एसिड्स वो हैं जिनका पीएच वैल्यू किससे कम है, 7 से कम है. तो हर वो केमिकल सब्सटेंस जिसका पीएच अगर हम चेक करें और 7 से कम आए तो वो हमारा क्या है, एसिड है. एंड लास्ट वन इज, ये भी हमने अपने लास्ट सेशन में किया था लिटमस टेस्ट में, कि जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस अगर एसिड है तो वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिटमस टेस्ट में ब्लू से वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये लेमैन लैंग्वेज में हो गया कि हमें जर्नली बताना है भाई एसिड्स क्या होते हैं. ठीक है. अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, एसिटिक एसिड, राइट, बहुत ही कॉमन है ये, बार बार हम इसके बारे में पढ़ेंगे, CH3COOH. राइट. एसिटिक हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के. बट अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या हम हर केमिकल को टेस्ट कर सकते हैं,
इज इट पॉसिबल फॉर अस कि अब मेरे पास 4 केमिकल रख दिया और मुझे बताना है कि इसमें एसिड है कौन सा है, बेस कौन सा है, तो इज इट सेफ फॉर मी कि मैं चारों को टेस्ट करने लग जाऊं? नॉट एट ऑल। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि कोई केमिकल क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एसिड्स हैं उनकी भी एक कैटेगरी है, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू दोज विच कैन बी टेकन बाय ह्यूमंस, और एक वो कैटेगरी जिसको हम खा नहीं सकते, विच इज नॉट सेफ फॉर अस, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं आप इनमें से देखिए, एसिटिक एसिड किस में मिलता है? विनेगर में। विनेगर सिरका हम यूज करते हैं ना, किचन में रहता है हमारे पास। देन सिट्रिक एसिड लेमन जूस में मिलता है, या जितने भी हमारे सिट्रेट फ्रूट्स होते हैं, या फिर ऑरेंज हो गया, है ना, इन सब में कौन सा एसिड है? इन सब में है सिट्रिक एसिड। हमारे मिल्क में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये वो कैटेगरी ऑफ एसिड्स हैं जो कि हमारे लिए सेफ हैं, इनको हम खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एसिड्स आए, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे कि ये किसी खाने की चीज में मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ? यहीं से कैटेगराइज हो गए। कुछ एसिड्स ऐसे जिनको क्या किया जा सकता है? खाया जा सकता है, जो हमारे लिए सेफ हैं, और कुछ एसिड्स ऐसे जो कि इस मामले में सेफ नहीं है कि हम उनको कंज्यूम करें, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज टाइप्स ऑफ एसिड्स, है ना। तो बेसिकली क्या है, एसिड्स जो है हमारे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट, एंड द सेकेंड वन इज मिनरल एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक आप जानते हैं, है ना, बार बार ये टर्म आती है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जो एसिड्स प्लांट्स में या एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड वन है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इनको हम मैन मेड एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अब मिनरल एसिड्स कहाँ से मिलते हैं? द एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। तो जो एसिड जो है हमारे अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। और जो एसिड हमें प्लांट्स में या एनिमल्स में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि अगर प्लांट से मिल रहा है वो कैसा एसिड है? दैट इज सेफ फॉर अस, वी कैन कंज्यूम इट, राइट। और जो मिनरल एसिड्स हैं जो हम मिनरल से खुद बना रहे हैं, मैन मेड है, इनऑर्गेनिक हैं, दे आर नॉट सेफ फॉर अस। और इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो ये जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। नाउ सी, ये मेरे पास एक टेबल है बहुत ही सिंपल सा, ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो विनेगर है सिरका, उसमें क्या मिलता है? उसमें हमें एसिटिक एसिड मिलता है ना। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड, राइट। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। चींटी काटती है, हमने पीएच इन एवरीडे लाइफ में किया था, कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है ना। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको फॉर्मिक एसिड या फिर इसको हम मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, राइट। अब ये जो हमारा लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड होता है? लेमन में होता है हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सारी कौन सी कैटेगरीज आ गई, कौन से एग्जाम्पल्स आ गए हमारे? वो एग्जाम्पल्स आ गए जो हमारे लिए क्या है? सेफ है। ये कैसे एसिड्स हैं? ये हमारे एसिड्स हैं वीक एसिड्स, ठीक है। 2 कैटेगरीज में हमने कर दिया, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो कैसे होंगे? हमारे वीक एसिड्स होंगे, राइट। तो ये जितने भी एसिड्स हमने किए जो खाने की चीजों में हमें मिल रहे हैं वो कैसे हैं? वीक एसिड हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, मिनरल एसिड्स। अब ये जो मिनरल एसिड्स हैं
इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फरस एसिड H2SO3। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का नाम और दोनों के फॉर्मूला में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। वन इज सल्फ्यूरिक एंड वन इज सल्फरस। तो सल्फ्यूरिक में क्या है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, लेकिन सल्फरस में ऑक्सीजन के सिर्फ कितने एटम्स हैं, ओनली 3 एटम्स है, राइट। देन नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो बेसिकली हम बार बार जो बात करेंगे ना वो इन 3 की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात होगी, नाइट्रिक एसिड की बात होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की बात होगी, ठीक है। और इनमें आप एक और चीज याद रखेंगे कि वैसे तो जितने हमारे ये मिनरल एसिड्स होते हैं ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनमें एक एसिड है हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये जो कार्बोनिक एसिड है हमारा, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। ये बाकी मिनरल एसिड्स की कंपैरिजन में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। और जो हमारे फिजी ड्रिंक्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उनमें कौन सा है, ये कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो वीक है, इसीलिए इसको फिजी ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। अगर स्ट्रांग होता तो ये यूज नहीं हो सकता था, राइट। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स, ये तो हमें पता लग गया कि एसिड्स हैं, या तो वो हमें नेचर से मिलेंगे या फिर हम उनको लैब में खुद बनाएंगे। अब जो नेचर से हमें मिल रहे हैं वो तो वीक एसिड्स ही हैं, ठीक है, तभी उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। और जिनको हम खुद से बना रहे हैं वो कैसे हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, जैसे कि कार्बोनिक एसिड है ना। तो अब ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है डाइल्यूट एसिड के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब exactly या nearly pure form of acid. A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water. उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, मतलब वो जो है नियरली प्योर फॉर्म ऑफ एसिड है, उसमें हमारे पानी की मात्रा जो है वो बहुत ही मिनिमम है, राइट। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब हमने उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। किसी भी चीज को डाइल्यूट किसकी मदद से करते हैं, वाटर की मदद से करते हैं, है ना। तो अब डाइल्यूट एसिड क्या हो गया, डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मोर वाटर इन इट। तो डाइल्यूट एसिड में किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क आ गया कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में होगा, पानी बहुत कम अमाउंट में होगा, लेकिन डाइल्यूट एसिड जो है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको हमने डाइल्यूट कर दिया तो ये वीक हो गया, नहीं, ये भी एग्जैक्टली क्या है, स्ट्रॉन्ग ही है, डेंजरस ही है, लेकिन यस कॉन्सेंट्रेटेड के मुकाबले में अब ये जो मेरा डाइल्यूट एसिड है इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, पहले से थोड़ी कम हो गई, ठीक है। अब सपोज कि मेरे पास लैब में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अपने किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करना है, मुझे डाइल्यूट एसिड चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ मेरा काम चल सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है। तो क्या करें, टैप से पानी लेके उसको क्या कर दे, एकदम से मिक्स कर दे, एसिड की बॉटल में डाल दे, नहीं, दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर वी विल एवर परफॉर्म। कभी भी हम क्या करते हैं, एसिड के बीच में पानी नहीं डालते हैं, इट इज गोइंग टू बी लाइफ थ्रेट। So the dilution of concentrated acid should be done by adding concentrated acid to water gradually and stirring, while not by adding water to concentrated acid, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें पानी को, वाटर को एसिड में नहीं डालना है। अगर मुझे अपने एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म से डाइल्यूटेड फॉर्म में लेके जाना है तो ये नहीं है कि हम कैसे भी कर लें, चाहे एसिड को पानी में डाल दें या पानी को एसिड में डाल दें, एक ही बात है, नहीं, एक बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ऑपोजिट इसका, एसिड को हम क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे, लेकिन कैसे डालेंगे, ये नहीं कि अब लिया और एकदम से पूरा हमने उसमें डाल दिया, स्लोली डालेंगे, ग्रेजुअली डालेंगे, और साथ में उसको क्या करते रहेंगे, धीरे धीरे
उसकी स्टिरिंग करते रहेंगे। अब वो स्टिरिंग क्यों करते रहेंगे? इसलिए करते रहेंगे क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी आप क्या करते हैं, अगर एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो बहुत सारी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप पानी लेंगे और एसिड में एकदम से डालेंगे तो क्या होगा, एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा, बहुत सारी हीट एकदम से प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। तो उसको बियर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम एसिड को भी वाटर में डाल रहे हैं, हीट तो तब भी प्रोड्यूस होगी, पर हम क्या करते रहेंगे, उसको एक तो धीरे धीरे डालेंगे, उसको साथ में क्या करते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, जिससे कि जो हीट है वो क्या होती रहे, डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, एकदम से जनरेट ना हो जाए, राइट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, देखिए एसिड को अगर हम वाटर में डाल रहे हैं तो सेफ मेथड है, लेकिन अगर क्या कर दिया, वाटर को हमने एकदम से एसिड में डाल दिया तो ये क्या कर जाएगा, इट विल एक्सप्लोड। ये एकदम से क्या कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। हो सकता है कि एसिड की छींटे आपके ऊपर, आपके हाथ पे, आपके मुंह पे आके गिर जाएं, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बर्न योर स्किन, योर फेस, योर हैंड्स। इसलिए whenever we are supposed to dilute our concentrated acid, always add acid to water but never add water to acid। और अगर ये काम भी करना है तो ये काम हमें कैसे करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है और उसको स्टर करते हुए करना है। क्लियर। तो ये थे हमारे डाइल्यूट एसिड और concentrated acid। Now let us come to properties of acids कि acids की क्या properties हैं। Basically these all are the chemical properties। हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इसमें से कुछ रिएक्शंस जो हैं वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं पिछले सेशंस में, जो हमने पीछे के 2-3 सेशंस किए हैं। चैप्टर 1 में भी हमारी कुछ रिएक्शंस आई थी, ठीक है। तो let us see the very first reaction, very first property, that acid reacts with metals to form hydrogen gas। कि acid किसी भी मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज माय जर्नल इक्वेशन। ये जो यहाँ पे लिख दिया मैंने, मेटल प्लस एसिड, इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये मेरा मेटल कोई भी हो सकता है, राइट। और इस मेटल के साथ डिपेंड करेगा मेरा सॉल्ट, कि मैंने कौन सा मेटल लिया तो वही वाला मेरा क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या हर एसिड एक जैसा ही, एक जैसी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं। All metals do not react in the same way with the acids। एसिड्स के साथ वो एक सेम पैटर्न में या सेम स्ट्रेंथ के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर हमारा मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। और उसकी रिएक्टिविटी अगर कम होगी तो वो उतना ही क्या करेगा, रिएक्शन को धीरे कर देगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स कि हमारा जो एसिड है वो रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। नाउ सी दिस इज जिंक, ठीक है। तो जब भी जिंक है, सपोज जिंक हमने लिया और ये हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। तो जब जिंक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली क्या होगा, ये जो जिंक है ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड। और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, राइट। नाउ सी अगेन, ये तो मेरा कौन सा एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो अगर मैंने क्या लिया, यहाँ ध्यान देंगे बेटा, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, क्लोराइड्स। मतलब जो सॉल्ट होंगे वो किसके सॉल्ट होंगे, वो हमारे पास क्लोराइड्स बनाएंगे, ठीक है। क्लोराइड कौन होता है, जिसके साथ क्या लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, राइट। और अगर मैंने क्या किया, ये मेरा क्या है, H2SO4। अब एसिड तो कोई भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है ना। अब सपोज मैं HCl के साथ रिएक्ट नहीं करवा रही, मुझे इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है ना, तो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, क्लोरीन के साथ, है ना।
तो उसने क्या बना दिया, क्लोराइड बना दिया। इनफैक्ट कोई भी मेटल होगा तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो क्लोराइड ही बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा, ये जो सल्फेट आयन है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, और ये क्या बना देगा, अब देखिए ZnSO4 ये बना देगा जिंक सल्फेट, ठीक है। और पीछे क्या रह गया हमारे पास, H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे 2 लगाया था बैलेंसिंग के लिए, यहाँ बैलेंसिंग ऑलरेडी डन है, जरूरत नहीं है, तो हमने कोई नंबर इसके साथ नहीं लगाया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं क्या यूज कर रही हूं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रही हूं तो उस केस में मेरे पास क्या बनेंगे, सल्फेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सल्फेट बनेंगे, जैसे जिंक सल्फेट, राइट। ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया जिंक का। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। नाउ लेट अस टेक मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम भी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इंस्टेड, है ना। वो वाली सीरीज हमने की थी, तो जिसमें हमारा क्या था, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे ऊपर हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है ना। तो अब मैंने क्या किया, वापस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। तो सेम मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम जाएगा क्लोरीन के पास, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बना देगा, अगेन क्लोराइड, मैग्नीशियम, इसने बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब जब क्लोरीन यूज होगी, ये सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होगा, तब तब हमारे पास क्या बनेंगे, किसके सॉल्ट बनेंगे, क्लोराइड्स बनेंगे। अब मैंने क्या यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लिया, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सल्फेट आयन के साथ बॉन्ड बना लेगा, है ना, सल्फेट के साथ। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बना देगा ये, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो हमें क्या याद रखना है कि मेटल हमारा चाहे कोई भी हो, लेकिन क्या चेंज हो सकता है, सॉल्ट तो चेंज हो सकता है, लेकिन क्या चीज हमेशा सेम रहेगी, ये जो लिबरेशन ऑफ गैस है। अब चाहे मैं मेटल कोई भी यूज करूं, मैं जिंक यूज कर रही थी तब भी कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। अब मैंने क्या किया, मैग्नीशियम यूज किया तो भी मेरे पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है। तो इट मींस द जनरल कॉन्सेप्ट इज दैट व्हेन एवर एनी मेटल विल रिएक्ट विद एसिड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, और सॉल्ट जो है हम कौन सा मेटल ले रहे हैं उसके साथ वो चेंज हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। अब सपोज हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, या मुझे बताना है कि आपके पास गिवन है, सपोज यू आर गिवन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड यू आर गिवन आइदर H2SO4 और यू आर गिवन HCl। आपको प्रूव करना है, नाउ यू जस्ट हैव टू प्रूव कि ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। आप कैसे उसको प्रूव कर सकते हो, है ना। गैस अब हमें ऐसे तो नहीं दिखती है गैस, जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसके बबल्स होते हैं। अब या तो हो कि गैस की कोई पिक्यूलर स्मेल हो, जैसे हमने किया था कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है ना। तो अब मुझे प्रूव करना है, तो हम कैसे इस चीज को प्रूव करते हैं, तो ये एक सेटअप होता है। देखिए हमारे पास हम क्या करते हैं, स्टैंड लेते हैं, लैब में होता है, हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दिस इज माय टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स डाल करके इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। कॉन्सेंट्रेटेड की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये आपको छोटे छोटे गैस के बबल्स दिखाई देंगे। कौन सी गैस प्रोड्यूस होने लग गई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लग गई, राइट। अब ये क्यों लगाया ऊपर, दिस इज माय स्टॉप कॉक, सो दैट कि जो मेरी गैस है उसको मैं डिलीवरी ट्यूब की मदद से यहाँ पर कलेक्ट कर सकूं। अब मैंने क्या किया, नीचे एक सोप सोल्यूशन ले लिया। अब मेरी जो गैस है वो यहाँ से कलेक्ट होकर यहाँ जा रही है, ठीक है। अब वो बबल्स क्या है, सोप बबल्स किससे फिल हो गए, हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस क्या कर गई, उन सोप बबल्स के अंदर चली गई, अब वो राइज करने लग गए। अब अगर मैं क्या करूं, बर्निंग कैंडल को उन सोप बबल्स के पास लेकर आऊंगी। यूजुअली आपने देखा होगा, अगर कोई बबल है आप उसको प्रिक करो या टच करो, वो एकदम से फट जाता है, लेकिन कोई साउंड नहीं आती है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे ही ये बबल बर्स्ट करेगा मुझे साउंड आएगी पॉप साउंड। कौन सी साउंड आएगी, पॉप साउंड। और ये पहचान है किसकी,
हाइड्रोजन गैस की ये जो पॉप साउंड आती है ये सिर्फ किस गैस के केस में आती है? हाइड्रोजन गैस के केस में ही आती है। ये तो एक बड़ा सेटअप था। हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब मैंने लिया, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाला, मेरे पास स्टॉप कॉर्क नहीं है, डिलीवरी ये ट्यूब नहीं है मेरे पास, तो मैं फटाफट से क्या करूंगी, यहाँ ऐड करने के बाद फटाफट से अगर मैं एक मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल इसके माउथ के पास ले आऊं, तब भी कौन सी साउंड आएगी मुझे? पॉप साउंड आएगी। बट दिस हैज टू बी वेरी फास्ट, जिससे कि मेरी जो गैस है जो प्रोड्यूस हुई है वो एस्केप ना हो जाए। क्योंकि अगर आप बर्निंग कैंडल को जो है टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाने में थोड़ी सी देरी करेंगे तो जो गैस है वो तब तक एस्केप हो जाएगी और फिर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हमारी पॉप साउंड क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जिंक को हमने किसके साथ मिक्स किया था? हमने एसिड के साथ मिक्स किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस को अगर पहचानना है, सपोज मुझे कहा जाए कि ये मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं और इनमें 2 अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट। अब ये इसकी जरूरत कब पड़ती है, ये पहचान होने की हमें क्यों जरूरत है, क्यों पता होना चाहिए? ये इसलिए पता होना चाहिए कि अगर मुझे 2 अलग अलग गैसेस को आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूंगी, जब मैं चेक करूंगी अगर पॉप साउंड आ रही है तब तो हाइड्रोजन गैस है, अगर पॉप साउंड नहीं आ रही है तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, अब यहां से एक और चीज देखिए, यहां पर इस रिएक्शन में आप एक बात पे ध्यान देंगे, हमने क्या कहा कि एसिड हमारा किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, और क्या बना देता है? सॉल्ट बना देता है। बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो कैसी होती हैं, सॉर इन टेस्ट होती है ना, तो घर पर भी होती हैं, हम पैकेट बाहर से भी लेके आते हैं। तो क्या उन चीजों को हमें मेटल कंटेनर में स्टोर करना चाहिए? क्या आपने आज तक कभी भी देखा है कि आप मार्केट से दही लेकर आए और वो किसी मेटल कंटेनर में स्टोर्ड हो? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कि वो आपको किसी मेटल कंटेनर में मिले? नहीं मिलेगा। कर्ड एंड अदर sour food stuff such as vinegar, lemon juice and orange juice etc. should not be stored in metal vessels like copper vessels. किसी भी metal vessel में store नहीं करना चाहिए। Now what is the reason? क्यों नहीं करना चाहिए? अब हमें पता लग गया कि कोई भी अगर फूड स्टफ है और वो एसिडिक है तो उसमें अगर एसिड है तो अगर मैंने उसको किस में स्टोर कर लिया, किसी मेटल कंटेनर में स्टोर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, वो जो मेरा एसिड है वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। दिस इज बिकॉज sour food stuff contains acids which can react with the metal of vessel to form poisonous metal compound which can cause food poisoning and may damage our health। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा फूड स्टफ जो कैसा है, सॉर इन टेस्ट है, उसको हम कभी भी किस में स्टोर नहीं करते, कभी भी मेटल के वेसल में स्टोर नहीं करते, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी है किसके साथ रिएक्ट होने की, मेटल के साथ रिएक्ट होने की। तो अपने ही कंटेनर में क्या करने लगेगा, अपने ही कंटेनर के साथ रिएक्ट करके कोई पॉइजनस कंपाउंड बना देगा और अगर हम उसको खाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो खराब होगी। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड प्रॉपर्टी। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं? ठीक है, तो जब भी हमारा कोई एसिड है, अगर वो चाहे तो मेटल कार्बोनेट है, चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसके साथ जब भी रिएक्ट करेगा, सॉल्ट तो उसको बनाना ही है, ठीक है, तो वो साथ में प्रोड्यूस करेगा कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो अब ध्यान देंगे कि अगर मेटल है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप एक चीज याद रखेंगे, या जैसे कार्बोनेट होता है, दिस इज CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, ठीक है, ये जिस भी मेटल के साथ है वो हमारा कार्बोनेट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कॉपर है, ठीक है, मुझे कॉपर कार्बोनेट बनाना है तो CuCO3 कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मुझे क्या करना है, ये मेरा सोडियम है, जैसे
सोडियम। अगर मुझे सोडियम का कार्बोनेट बताना है तो मैं क्या करूंगी, जिसके भी साथ ये CO3 अटैच्ड है वो मेरा क्या है, वो मेरा कार्बोनेट है। तो सोडियम के केस में क्या हो जाएगा, Na2CO3। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्लास 9th में ऑलरेडी टॉपिक कवर होता है कि CuCO3 और Na2CO3। अब यहां पर ये सिर्फ कॉपर क्यों है और यहां पर सोडियम के साथ ये 2 क्यों लगा है, फॉर्मूला में है तो दोनों ही कार्बोनेट, लेकिन एक केस में तो क्या है, ये सिर्फ CuCO3 है, कॉपर कार्बोनेट है, लेकिन इस केस में ये Na2CO3 आ रहा है, ये 2 यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसीज एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मल चार्ज। जहाँ पे हम दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पे CO3 के पास भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, कॉपर के पास भी 2 होता है, तो ये आपस में एक दूसरे को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं। तो ये कॉपर कार्बोनेट इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। लेकिन सोडियम के केस में क्या होता है, अब यहाँ पे इसका तो 2 चार्ज है नेगेटिव, लेकिन सोडियम के पास सिर्फ कितना चार्ज होता है, 1+ होता है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कार्बोनेट का जो 2 चार्ज है वो किसके पास चला जाता है, सोडियम के पास, और सोडियम का 1 किसके पास जाता है, CO3 के पास। इसीलिए जो फॉर्मूला है वो Na2CO3 होता है और कॉपर कार्बोनेट का CuCO3 होता है, ठीक है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपको विद प्रैक्टिस अब क्लास 10th में ये आपको पहले से आना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसकी कितनी वैलेंसी है, किसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, ये चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी क्लास 9 तक कवर हो जाती है ना। तो अब हमें क्या पता लग गया कि जब भी हमारा और ये तो हो गई कार्बोनेट की बात, और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो क्या होगा, HCO3। वहां पे क्या, कौन सी यूनिट होगी हमारे पास, HCO3। तो जिसके साथ अब देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, CO3 लगा होगा, अब यहाँ पे क्या मैंने ऐड कर दिया, H ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। तो चाहे मेटल कार्बोनेट है चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो प्रोड्यूस करेगा। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। नाउ सी Na2CO3, दिस इज सोडियम। अब सोडियम का सिंबल हमें पता है, ठीक है, Na होता है, तो ये मेरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। अब NaHCO3 में 2 क्यों नहीं लगाया हमने, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि HCO3 जो मेरा है वो होता है ओनली 1 नेगेटिव, ठीक है, वो क्या होता है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 नेगेटिव होता है। सोडियम के पास भी 1 होता है, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 1 ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब ये तो क्या हो गया, मेरा कार्बोनेट हो गया, लेकिन जहां साथ में क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। हमारे घर में जो बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं ये है उसका फॉर्मूला NaHCO3, ठीक है। तो अब चाहे मेटल कार्बोनेट है चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, अब क्योंकि है तो सोडियम ही है, ठीक है, यहाँ पर भी सोडियम ही है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन के साथ, ठीक है, ये बॉन्ड बना देगा, ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। इसने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O गैस। ये तो हमें आंखें बंद करके लिख देनी है क्योंकि अब हमें पता है कि जब जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट के साथ साथ CO2 और H2O तो हमेशा प्रोड्यूस होना ही है। अब यहाँ पर भी क्या है, सोडियम ही है, ठीक है, बेसिक जो मेटल है वो तो सोडियम ही है। तो अगेन दिस सोडियम विल रिएक्ट विद दिस HCl, इट विल फॉर्म अगेन सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो रिएक्ट करता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सी MgCO3, व्हाट इज दिस। अब आपको पता लग जाना चाहिए, Mg मैग्नीशियम,
ठीक है, और CO3 साथ में है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, यहां से मैग्नीशियम जाएगा Cl के साथ, ठीक है, क्या बना देगा, MgCl2। कौन सा सॉल्ट बनाया इसने, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसने बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें एज सच लिख देना है, सोचना ही नहीं है कि क्या प्रोड्यूस होगा। अब MgHCO3 ट्वाइस, HCO3 है तो ये हमारा क्या है, Mg के लिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए एक चीज पे ध्यान दीजिए, ये तो NaHCO3 था, लेकिन ये क्या है, NaHCO3, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, MgHCO3 ट्वाइस। अब ये यहाँ पे 2 क्यों आया, ये 2 इसलिए आया क्योंकि ये जो हमारा मैग्नीशियम होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और इसका कितना होता है, फॉर्मल चार्ज 1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है तो जैसे ये मैग्नीशियम, ये लिखा HCO3, इसका 2, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके पास क्या चला जाता है, 2 चला जाता है, और मैग्नीशियम के पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है ना, 2, 8 और 2। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ से इट मीन्स अगर 4 से कम है तो वही हमारी क्या होती है, वैलेंसी, वही हम यहाँ लिख देते हैं। तो नॉट गोइंग इनटू वेरी डिटेल बिकॉज दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी डन, और ये आपको पहले से ही आने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया और एक हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया। तो अगेन मेरा मेन मेटल तो सेम है, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। और ये 2 चीजें तो हमको आंखें बंद करके लिख देनी है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, वो क्या बनाएगा, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में वाटर। अब ये जो टॉपिक है या ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 1 में भी किया था हमने, बार बार ये रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन लाइम वाटर। अब हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि अब आपको लाइम वाटर का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, CaOH ट्वाइस, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। हमने किया था ना कि हमें अगर घर में चूना करना है, चूना दीवारों पे लगाना हो तो उसके लिए क्या होता है, क्विक लाइम लेते हैं हमें ना, उससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है हमारे पास। और फिर 1-2 दिन में क्या होता है, जब उसको हम दीवारों पे लगा देते हैं तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ये इसी की वजह से जो दीवारों पे व्हाइट शाइन आती है वो इस वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अब ये हमसे ये जानना चाह रहा है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि क्या होता है, पहले जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की होता है, तो कुछ देर के बाद उसकी जो टर्बिडिटी है, इसको टर्बिडिटी भी कहते हैं, ठीक है, तो यह मिल्की अपीयरेंस जो है वो डिसअपियर हो जाती है, मिल्की अपीयरेंस डिसअपियर्स। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस, कि जैसे ही, ये तो हमें पता है कि जब भी लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमारा लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, किसकी फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। लेकिन अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये किस कंडीशन में ये जो मिल्की अपीयरेंस है वो डिसअपियर हो जाएगी, वापस से जो ये मेरे को लाइम वाटर है वो क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा। ऐसा कब होता है, यूजुअली इसको इन इक्वेशन के साथ कोरिलेट करके पूछा जाता है कि सपोज आपने क्या किया है, आपने रिएक्शन किया, आपने किसी मेटल के कार्बोनेट को या हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया, फिर आपके पास एक प्रोड्यूस हो गई गैस, उस गैस को कलेक्ट करके आपने क्या किया, उस गैस को कलेक्ट करके आपने पास किया लाइम वाटर से। तो पहले तो लाइम वाटर मिल्की हो गया,
लेकिन बाद में उसकी अपीयरेंस जो मिल्की टर्बिडिटी थी वो डिसअपियर हो गई। क्यों? तो इसका रीजन क्या है? तो पहले जब हम क्या करते हैं, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन जब उसमें फर्दर और हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टॉप नहीं कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, हम एक्सेस में डाल रहे हैं। अब हमने क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट पहले व्हाइट कलर का था, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालने से वो किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसकी जो कलर होती है वो व्हाइट नहीं होती। ये कैसा होता है? ये सॉल्युबल होता है पानी में, तो जो व्हाइट टर्बिडिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चेंजेस इनटू व्हाट? Calcium hydrogen carbonate, and they are soluble in water. That is why the milky appearance of lime water changes into कलरलेस वाटर। ठीक है, तो जो टर्बिडिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो ये आप देख लीजिए कि हाउ मच दीज फॉर्मूलाज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, कि ये फर्स्ट चैप्टर में भी था, अब यहाँ पर दोबारा से ये वापस रिपीट हो रहा है, राइट? नाउ नेक्स्ट, so these are our two properties. ठीक है, now third property is acids react with the bases to form salt and water. तो जब जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तब तब वो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। और हमने पिछले सेशन में भी कहा था कि एसिड और बेस की रिएक्शन जब सॉल्ट और वाटर के साथ होती है, उसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिडिक रहा ना बेसिक रहा, न्यूट्रल हो गया। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, राइट? तो जब भी कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जर्नल वैसे ही बता दूं, लेट अस सी, वेट अ मिनट, HCl प्लस NaOH। ये मेरा HCl क्या है? दिस इज माई एसिड, और ये NaOH क्या है? ये मेरा बेस है। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या? यहां से क्या बन जाएगा? NaCl आपस में क्या कर जाएंगे? कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, NaCl प्लस पीछे क्या रह गया? वाटर। तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? वाटर फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब सपोज मैंने क्या किया, मैंने अब HCl नहीं लिया। इस रिएक्शन में तो मैं क्या कर रही थी? HCl ले रही थी। किसके केस में? NaOH के साथ। ठीक है, तो मेरा बन रहा था NaCl प्लस H2O। लेकिन अब मुझे HCl नहीं लेना, मुझे क्या करना है? मुझे H2SO4 लेना है, H2SO4। अब मैंने क्या किया? अपना एसिड चेंज कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सेम। ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2। तो अगेन सॉल्ट प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर। तो चाहे हमारा एसिड कोई भी हो, चाहे हमारा बेस कोई भी हो, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज acids react with metal oxides to form salt and water। अब ध्यान दीजिए, जैसी इक्वेशन हमारी पहले आ रही थी कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तभी भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और अब एसिड क्या कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। तो दोनों में कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो सिमिलैरिटी है।
अब पहले तो आपको याद होगा हम कर चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड्स कब बनते हैं हमारे, हमने रिएक्शन किया था ना कि जब भी कोई भी मेटल हमारा क्या करता है, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज याद रखेंगे, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो हमारे रेड लिटमस को, अगर मैं टेस्ट करूं तो वो मेरे रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिस की। बेस क्या करते हैं, बेसिस हैव द प्रॉपर्टी टू चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। मैंने कहा था ना, बी से याद रखेंगे, बी से बेस, बी से ब्लू। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेटल जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है और वो उसको कलर चेंज कर रहा है ब्लू में, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर भी कैसा है, इनका नेचर भी बेसिक है, राइट। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो जब जब कोई, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो एसिड है ही है, और ये क्या है, फिर ये एक तरह से क्या हो गया, बेस ही हो गया, है ना। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये जो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की, वो भी क्या है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जैसी ही है। अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, अब कॉपर है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये हमने किया भी था ना क्वेश्चन, लास्ट उसमें किया था कि एक मेटल है जब वो बर्न करता है तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है। तो ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डज द ब्लैक कलर ऑफ अ कॉपर ऑक्साइड चेंजेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl। तो बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो मेरा कॉपर है ये क्या करेगा, यहां से किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बना देगा, ये बना देगा कॉपर। और याद रखेंगे, नाम लिखना उतना मुश्किल नहीं है, हमारे जो एंटिटीज हैं वो कौन कौन सी जुड़ी हैं, अगर हम उनको ध्यान रखेंगे तो हमें नाम याद करने में भी इजी रहेगा। कॉपर है और साथ में Cl है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर Cl साथ में होता है तो वो क्लोराइड होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी कॉपर क्लोराइड। और ये जो कॉपर क्लोराइड होता है इसका कुछ कुछ ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, तो इसीलिए बेसिकली ये किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब दिस इज व्हाट, सोडियम, और ये ऑक्सीजन। तो ये मेरा क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था। यहां से सोडियम है, ये किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। ठीक है, और ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना दिया इसने बना दिया सोडियम क्लोराइड, ये बन गया सॉल्ट। यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, है ना। अगेन ये कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इज दिस, Ca है तो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। अगेन रिएक्ट करेगा Cl के साथ, क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में रिलीज किया इसने वाटर। अब ये क्या है, मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, Cl के साथ, क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप देख लीजिए, मेटल चाहे हमारा कोई भी है ना, ऑक्साइड चाहे किसी भी मेटल का है, अल्टीमेटली वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर ही बना रहा है। तो जब जब हमारा एसिड अगर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, एसिड ही बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव मतलब जो कोरोड कर दे, है ना। जैसे हमने रस्टिंग किया था, हमने किसकी रस्टिंग की थी, आयरन की, तो उसकी लेयर को खराब कर देता ऊपर से, है ना। वैसे ही एसिड्स क्या है, द मिनरल एसिड्स कॉज सिवियर बर्न्स ऑन द स्किन
and attack material like metal, stonework, क्लोथ्स, वुड एटसेट्रा। तो ये क्या करते हैं, एसिड अगर हमारी स्किन पे गिर जाए जल जाएगी, बहुत ही गंदे तरीके से जलेगी। अगर हमारे कपड़ों पे गिर जाए, अगर हम लैब पे कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, लैब कोट नहीं पहना है, तो अगर मान लीजिए एसिड गिर गया तो डायरेक्टली हमारे कपड़े क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। वुड पे भी इसका इफेक्ट होता है, मेटल्स की कोरोजन होती है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, या स्टोन वर्क है ना। तो ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, ये इन सारी चीजों को क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। ठीक है, नाउ एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। ठीक है, मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड द मेटल कंटेनर। आप क्या करेंगे, अगर एसिड को मेटल कंटेनर में डाल देंगे तो हम खुद से रिएक्शन होने के लिए उसको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि एसिड की तो प्रॉपर्टी है, तो रिएक्ट करता रहेगा, है ना, ग्रेजुअली। तो हमें हमेशा एसिड्स को किस में स्टोर करना होता है, या तो ग्लास में या फिर सिरामिक कंटेनर्स में। तो आप कभी भी देखेंगे जो बॉटल्स होती हैं एसिड्स की, दे आर ऑलवेज मेड अप ऑफ ग्लास, वो कभी प्लास्टिक या किसी और बॉटल में नहीं आती हैं। क्लियर? सो वंस अगेन लेट अस हैव अ स्मॉल लुक एट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अगर एसिड मेरा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर मेरा एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगर इन दोनों के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अगर मेरे एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बनाएंगे सॉल्ट और साथ में बनाएंगे वाटर। ठीक है, और अगर एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उस केस में भी क्या होगा, वो सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। अगर हमसे रीजन पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर भी कैसा होता है, बेसिक ही होता है। और जो हमारे एसिड्स होते हैं इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। मतलब ये क्या कर सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं, मेटल को, स्टोन वर्क को, पेपर को जला सकते हैं, स्किन को जला सकते हैं, इतने ज्यादा हाईली डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो ये तो 5 पॉइंट्स हो गए, जिसमें 4 तो हमारी क्या केमिकल रिएक्शंस हो गई है ना, 5th ये पॉइंट हो गया। साथ में अगर मुझे इसमें और पॉइंट ऐड करने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल से पॉइंट्स। एसिड्स कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं, इनका पीएच कैसा होता है, पीएच इज लेस देन 7। ठीक है, ये तो हमारी जो जनरल प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की, दैट एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी इसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे बिहेव करते हैं, ये दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत कुछ इसमें हम कवर करेंगे कि क्या रीजंस हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एसिड्स की क्या ऐसी स्पेशलिटी है, या जितने भी एसिड्स हैं उन सब में क्या कॉमन है। तो आज के सेशन में हम अपने इस सेशन को यहीं बाइंड अप करेंगे। और आज के सेशन से हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो मिनरल होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। मिनरल एसिड्स हमारे वीक एसिड्स नहीं होते, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, तभी उनको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और मेटल जो है, जो एसिड जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बेस और मेटल ऑक्साइड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एक केस में ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, एक केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ पे और एक चीज ऐड कर दूं बेटा, अगर हाइड्रोजन गैस के लिए मैं कहती हूँ कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, तो याद रखेंगे कि अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करना हो और मैं बर्निंग कैंडल लेके जाऊं, तो मेरी अगर बर्निंग कैंडल क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई, अगर बुझ गई, तो दैट इज द कंफर्मेशन कि मेरे पास कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस द फायर, वो
आग बुझाने के ही काम आती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें भी कौन सी गैस फिल्ड अप होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर मुझे इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है, दोनों गैसेस को डिफरेंशिएट करना है, बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है या हाइड्रोजन, तो अगर मेरी बर्निंग पॉप साउंड आती है कैंडल के साथ तो हाइड्रोजन गैस, और अगर मेरी कैंडल बुझ जाए तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो एसिड है मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया, मुझे सिर्फ मिक्स दे दिया गया एसिड, ये बता दिया गया कि एसिड है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो मैं किसकी मदद से बता सकती हूँ? ये गैसेस की मदद से। अगर पॉप साउंड आए तो आई विल ब्लाइंडली से कि मेरा मेटल है, और अगर मेरी कैंडल बुझ जाए तो आई कैन से इट कैन आइदर बी अ कार्बोनेट और इट कैन आइदर बी अ हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो दैट इज ऑल इन टुडेज सेशन। कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी के बारे में, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और जो हमारे एसिड्स हैं उन सब में क्या चीजें कॉमन हैं, कैसे सब सिमिलर हैं या क्या उनमें कुछ डिसिमिलैरिटी है, क्या कौन सी ऐसी फीचर है जो किसी एसिड को वीक बना रही है, किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो वी विल बी डिस्कसिंग देम इन द अपकमिंग सेशंस। सो फॉर टुडेज सेशन दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।